आर्टिकल 1 इन नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत, इसी में मेंशन किया गया है। दूसरा है, दूसरा और तीसरा आर्टिकल एक साथ पढ़ा जाता है। तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो न्यू की जो बात है ना, ये सेकंड आर्टिकल में आएगा और थर्ड में आएगा। जो एग्जिस्टेंस स्टेट्स में अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज या फिर उनके बाउंड्रीज में चेंजेस करना हो या फिर उनके नामों में, याद रखना है कि उसके नेम में भी इसी में मेंशन किया गया है, राइट। तो अब ये बताओ, याद रखने का तरीका ये है कि 2 और 3 में पहले हम नई चीजों को एंट्री देते हैं और 3 में जो हमारे पास ऑलरेडी है उनको। आगे है आर्टिकल 5 to 11 रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। उस समय जिसका भी सिटीजनशिप का स्टेटस था उसके बारे में जानकारी है। आर्टिकल 6 और 7 एक साथ पढ़ना होता है। आर्टिकल 6 में सिटीजनशिप, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, उनके बारे में बात की गई है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, और कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान भी गए होंगे। तो पहले तो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनकी बात की बारी जानकारी में है 6 में, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे वो है आर्टिकल नंबर 7 में। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म है, माइग्रेटेड टू इंडिया एंड माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। तो जो लोग पहले आए थे, पहले हमें अपने देश में देखना है कि हमारे देश में कौन आया, तो आर्टिकल 6। पर पाकिस्तान कौन कौन गया, तो फिर आर्टिकल 7, राइट। आर्टिकल 8 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो टर्म है आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया, दैट मीन्स राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, कि जो हैं तो इंडिया ओरिजिन है लेकिन वो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। तो 8 आउटसाइड। 9 में है प्रोहिबिशन, अगर आप इंडिया के नागरिक होते हुए दूसरे स्टेट्स की नागरिकता ले लेते हैं तो फिर आपकी जो सिटीजनशिप है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, नल एंड वॉइड हो जाएगी। आर्टिकल 9 में दैट मीन्स प्रोहिबिशन की बात करता है आर्टिकल 9। 10 में है कंटिन्यू, 10 कंटिन्यू ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, राइट। और 11th में बात कही गई है कि पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने का, दैट मीन्स सिटीजनशिप पे लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब है ऐसी कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट जो कि राज्य के द्वारा फंडेड है उसको हम स्टेट कहते हैं। लॉस और इनकंसिस्टेंट विद इन ड्यूरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स यहीं पर हमारे सामने हमें यहाँ पर पावर मिली है किसकी, जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट होगा या उसको वायलेट कर रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर का इस्तेमाल करके उसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 की अगर हम बात करें, 15 में प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन का, बस किस किस ग्राउंड पे, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस। जबकि आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और किस किस बेसिस पे, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ, एक और ऐड हो जाता है इसमें रेसिडेंस। तो 16 में रेसिडेंस ऐड होता है, 15 में रेसिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, राइट। 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, 19 में प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम है, इस 6 प्रकार की आपको फ्रीडम दी गई है। 20 में है, 20 है कन्विक्शन की बात हो रही है। और 21 की, जब 20 कन्विक्शन, ये याद रखना है 20 कन्विक्शन, 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मान सकते हैं, और वो बहुत ब्रॉड भी है ये। आर्टिकल 21 की बात है तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 2002 में, इसमें हमने 2 चेंजेस और लेकर आए थे। पहला चेंजेस ये था आर्टिकल नंबर 45 में, और उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, सरकार करेगी। और यहाँ पर हमने आर्टिकल 51 एक की जो 11th हमारा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें कहा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों का पढ़ाई लिखाई करवाना, शिक्षा दिलवाना पेरेंट्स का काम है। अब मुझे ये बताओ, बच्चा स्कूल भेजने लायक कब, किस साल में होता है, 0 साल में कि 6 साल में? तो 6 साल से होने लग गया ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसी बात का वर्णन है। इट मीन्स जब भी आपको एज के रिलेटेड पूछेगा तो 6 से 14 वर्ष वाला जो है वो स्कूल जाने लायक की उम्र में है। और बच्चे का पालन पोषण 0 से 6 वर्ष यानी कि नवजात से लेकर 6 वर्ष तक का। इसी वजह से जो सरकारें हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारे इम्यून प्रोग्राम चलाती हैं या फिर मातृ वंदना योजना चलाती हैं, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों की जान को सुरक्षित रहे, राइट। तो ये 0 से 6 वर्ष का, वहां से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 22, अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करते हैं। 23 है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर की बात 23 में की गई है। फिर 24 की बात है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, दैट मीन्स बाल मजदूरी।
आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी गई है, जबकि आर्टिकल नंबर जो 26 है इसमें हम बात कर रहे हैं राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और ये ग्रुप के लिए। द ओनली डिफरेंस इज 25th आर्टिकल इंडिविजुअल के लिए है, आर्टिकल नंबर 26 फॉर ग्रुप, राइट, या पूरा कम्युनिटी के लिए। आर्टिकल नंबर 27 की बात कर रहे हैं नो टैक्सेस, टैक्स 27 में कोई टैक्स नहीं देना है। 28 में है अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो याद ये रखना कि कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा अगर वो फंडेड है या संचालित है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं हो सकता है, इस बात का वर्णन 28 में है। आर्टिकल 29 अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, 29 में है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में है कि जो माइनॉरिटीज है वो एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। द ओनली डिफरेंस इन 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 इज दैट आर्टिकल 29 में जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज सिर्फ यहाँ पे माइनॉरिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज नहीं है यहाँ पर, यूनिक नहीं है माइनॉरिटीज, बट यहाँ पर है एनी सेक्शन, ठीक है ना, यानी कि किसी भी सेक्शन के लोग कर सकते हैं, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात होनी चाहिए। लेकिन जो एडमिनिस्टर और एस्टेब्लिश करने की बात है किनको, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ये बात है सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए। ओनली डिफरेंस इज दिस। आर्टिकल 31A, 31B एंड 31C। आर्टिकल 31A कह रहा है कि सेविंग्स ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 31B में कहा जाता है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लॉ और कुछ ऐसे रेगुलेशंस होंगे कि जो हम बनाएंगे उनको अगर हमने किसमें शेड्यूल में रख दिया, उसमें अगर हमने 9 शेड्यूल में रख दिया है तो फिर वो 9 शेड्यूल अगर हमने रख दिया है उनको, तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 1973 में केस आया था, कोहेलो केस में ब्लैंकेट इम्यूनिटी की बात करी है कि आपको ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती है इस प्रकार। और कब से नहीं दी जा सकती है, 24 अप्रैल 1973 से, क्योंकि इसी दिन ये लागू हुआ था क्या, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि 24 अप्रैल 1973 से पहले तुमने जो कुछ भी किया है उस लॉ को तो बना रहेगा, लेकिन इसके बाद तो हम, आप कोई भी लॉ बनाओ, हम जुडिशियल रिव्यू रख सकते हैं, चाहे वो लॉ आप 9 शेड्यूल में भी क्यों ना रख दो। आर्टिकल 31C कहता है कि बेयर आर्टिकल 39 कम्स, आर्टिकल 14 इसको लिख ही लेते हैं कि आर्टिकल 39 कम्स, तो आर्टिकल 14 एंड 19 गोस। और आर्टिकल 39 में कहा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज अगर सरकार आर्टिकल 39 में जो भी दी गई है उनको अप्लाई करता है तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपका राइट आर्टिकल 14 एंड 19 के हिसाब से वायलेट किया जा रहा है, राइट। आगे देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 32 रेमेडीज की बात हो रही है, राइट। अब रेमेडीज दो तरीके की रेमेडीज है, ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर रेमेडीज लेने जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में जो रेमेडीज है आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में जो रेमेडीज है आर्टिकल 226। याद एक चीज और रखो, सुप्रीम कोर्ट आपको कभी मना नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के रेमेडीज को लेकर, लेकिन हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है, ठीक है। इसी वजह से जो फंडामेंटल राइट्स पे जो ब्रॉडर स्कोप है, स्कोप तो ब्रॉडर किसका है, हाई कोर्ट का है, लेकिन यूनिकनेस सुप्रीम कोर्ट की बनी रहेगी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 33 की बात कही जा रही है, और 33 में बात जो है वो है फोर्सेस को जब अप्लाई होते हैं फंडामेंटल राइट्स, उसमें मॉडिफिकेशन पार्लियामेंट कर सकती है, स्टेट नहीं कर सकती कभी भी। 34 में है मार्शियल लॉ, 4 मार्शियल लॉ, और 35 में कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, ना कि स्टेट असेंबलीज बना सकती है, राइट। ये 35 है। 35 में अब हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट होते हैं। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। आर्टिकल 37 में कहा गया है कि एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो कह रहे हैं कि इसमें देखो निर्देश है, आर्टिकल 37 में खुद कहा गया है कि सरकार का ये काम है कि सरकार अपनी नीतियों में, दैट मीन्स अपनी पॉलिसीज में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज को अप्लाई करे, ये आर्टिकल 37 में हमको कहा जा रहा है। दूसरा है हमारे सामने आर्टिकल 38, और आर्टिकल 38 में क्या है, एक सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमें ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें लोगों का क्या होता रहे, सामाजिक कल्याण होता रहे। और इसी में एक वर्ड ऐड किया गया था, एक फ्रेज ऐड की गई थी, टू मिनिमाइज इन इक्वालिटीज। तो जैसी इन इक्वालिटीज की बात आएगी तो हमें याद रखना होगा ये आर्टिकल नंबर किसमें आता है हमारा,
आर्टिकल 38 में, और इनक्वालिटीज 8 ऐसे याद रखना है। इनक्वालिटीज 8 ये याद हो गया। अब ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो ये आप बताओ। यहाँ पर इनक्वालिटीज की बात हो रही है, लेकिन इस आर्टिकल में 4 दोनों इक्वल है, इसमें इक्वल है ही नहीं, दैट मीन्स एंटी होगा। ठीक है, और ठीक है, या फिर भूल जाओ तो देखो कैसे। इनक्वालिटीज की जो बात है वो आर्टिकल 38 में है, और किस ईयर आया था, वो भी 78 में आया था, तो 88। अब 1978 में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, 42nd या 44th? आप क्लियर बता रहे हो 44। ये भी याद रखने का तरीका है, आइदर तरीका क्या है, इनक्वालिटीज तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई इनक्वालिटीज नहीं है। ठीक है, तो ये 44 वाला अपने आप में खुद ही कह रहा है कि हम इक्वल है, तो इनक्वालिटीज भी नहीं होनी चाहिए। 39 में सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब 39A जो है ना, अब ये देखो 3 आर्टिकल याद रख लो। अब 39A, 43A, 48A, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनको ऐड किया गया था। तो 39A में है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से, और 41 में है राइट टू वर्क, वर्क करने का राइट है, राइट टू एजुकेशन है, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये 3 तरीके का यहाँ पर राइट दिया गया है आर्टिकल 41 में। 42 में है प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, तो 42 में है ह्यूमेन कंडीशन और मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव, मातृत्व जो अवकाश होता है, वो आर्टिकल 42 में है, याद रखिएगा। 43 में है लिविंग वेजेस, यानी कि मिनिमम लिविंग वेजेस हमारा किस में मेंशन किया गया है, 43 में। ठीक है, और हमारे सामने अगला जो है वो है हमारे सामने 43 है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का किसमें, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। ये आर्टिकल ऐड किया गया हमारे सामने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद 43 में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में अप्लाई किया गया था। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लगाने की बात अभी सरकार भी कर रही है। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है ना। अब ये याद रखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर का मतलब क्या, 0 से 6 वर्ष का बच्चा। अभी याद करवाया था मैंने कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम सरकार चलाती है कितने साल में, जनरली 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, लाइक। 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट या फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर जो और अन्य कमजोर तबके हैं, उन एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ये सरकार का काम है 46 में। 47 में है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की बात 47 में करी जा रही है, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक लाइफ, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, ये सब 47 में है। इसी वजह से नीतीश सरकार ने जो लिकर बैन किया हुआ है, कहाँ पे, इन द बिहार ऑफ स्टेट, इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग किया है। आर्टिकल 48 में कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो 8 में हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 48 में। 48A जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया है, इसमें कहा है 48A, 48 में तो हस्बेंड्री है, लेकिन ए में क्या है, एनवायरमेंट है। तो क्या आप कैसे रखेंगे, ए में क्या है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। 49 की बात कर रहे हैं मोनूमेंटल प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, 9 में मोनूमेंट, और 50 में सेपरेशन, 50 रुपए, देखो 50 और 50 होता है ना, तो उसमें हम याद रखेंगे सेपरेशन ऑफ नेशनल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 50-50 की बात है, सेपरेशन की बात है। अब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस आई, और ये 1 कैसे याद रख सकते हैं। फंडामेंट, अगली बात हम कर रहे हैं क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल हम ऑन ड्यूटीज की, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम याद रखेंगे ये टोटल कितनी है, 11 है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी 8 की, इनमें से इनकी 2 नहीं मानी गई थी, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कितनी है, 10 है। दैट मीन्स स्वर्ण सिंह समिति की सिर्फ 6 सिफारिशें वहां पर रखी गई हैं, बाकी के आर्टिकल हम नेक्स्ट सेशन में